Hi everyone, welcome to Score Plus. This is शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर लाइट किस तरह के मीडियम में रिफ्रैक्ट हो सकती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है और इसी डेविएट होने के प्रोसीजर को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के बेसिस पर हम लोग मीडियम को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी कहते हैं। अगर इसी चीज को मैं आपको यहां एग्जांपल दे करके कुछ एक्सप्लेन करूं तो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर, एयर और वाटर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एयर के कंपैरिजन में वाटर में लाइट की स्पीड कम होगी। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो है ये हमारा डेंसर मीडियम है एज कंपेयर्ड टू एयर। तो एयर हमारा कैसा हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, वाटर में लाइट की स्पीड कम है। लेकिन अगर यही कंपैरिजन हम लोग करवाएं वाटर और ग्लास का, तो इस बार प्यारे बच्चों इस बार हम लोग ये समझेंगे कि ग्लास जो है, ग्लास में लाइट की स्पीड इस बार और कम होगी इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम हो गया जबकि वाटर हमारा रेयरर मीडियम हो गया। इसका मतलब कोई एक मीडियम किसी के साथ कंपेयर करने पर डेंसर हो सकता है और किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने पर वो रेयरर मीडियम हो सकता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कोई भी जो मीडियम का रेयरर होना या डेंसर होना, इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन। ये किसकी बात है, ये कंपैरिजन की बात है। कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मीडियम जो है वो दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक, तो पहला हो गया रेयरर मीडियम और दूसरा हो गया डेंसर मीडियम। इसी हिसाब से हम लोग मीडियम को कैटेगराइज करते हैं और हम लोग ये डिसाइड करते हैं किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास और वाटर। ग्लास या वाटर के कंपैरिजन में हमारा एयर कैसा मीडियम होता है, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड अगर हम लोग देखें तो ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सिमिलरली द मीडियम इन विच स्पीड द लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और अगर हम लोग डेंसर को कंपेयर करके देखें, ग्लास जो है, ग्लास इज डेंसर मीडियम देन एयर और वाटर। एयर और वाटर के कंपैरिजन में प्यारे बच्चों ग्लास हमारा जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली समझ सकते हैं किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, किस मीडियम में कम है। उसी हिसाब से रेयरर और डेंसर मीडियम हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, whenever light ray moves from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किस तरफ बेंड करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर वही लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, वही लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आइए इसी चीज को मैं आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर एक इस तरीके का एक प्लेन
कंसीडर किया है, और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यहां पर मैं ले आ रहा हूं इसको। ठीक, मान लीजिए एक ये है और एक प्लेन ये है। अगर एक तरफ प्यारे बच्चों इधर की तरफ एयर है, इधर की तरफ वाटर है, तो एयर आपका हो गया रेयरर मीडियम और वाटर आपका हो गया डेंसर मीडियम। जबकि सेकंड एग्जांपल में इधर की तरफ हम लोगों ने वाटर कंसीडर किया है और नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल एयर कंसीडर कर लें, तो वाटर आपका हो गया डेंसर मीडियम और एयर हो गया रेयरर मीडियम। ठीक, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए रेयरर से डेंसर जा रही है, ऊपर से नीचे यानी एयर से वाटर में जा रही है, तो इस बार जरा चेक करिए, ये हम लोगों ने एक लाइन देखिए बनाई है, ये लाइन आपकी होती है, दिस इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल कोई भी ऐसी लाइन हो सकती है जो इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि इंटरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। और ये एक देखिए इंसिडेंट लाइट रे आई, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ प्यारे बच्चों एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। ये लाइट रे को जाना था इस तरीके से, लेकिन क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रही है, मीडियम चेंज हुआ है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी चेंज हुई है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। बिल्कुल सेम उसी तरीके का काम यहां पर भी होगा। यहां पर देखिए क्या होगा इस बार, यहां पर फिर से हम लोगों ने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया है। अगेन हम लोग एक लाइट रे लेकर के आ रहे हैं और लाइट रे चेक करिए फिर से इस तरीके से आया है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। लाइट रे को जाना चाहिए था प्यारे बच्चों स्ट्रेट, लेकिन लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन अगर ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो मैं दोनों तरफ देखिए नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नॉर्मल हो गया। ये जो लाइन जो उसको सेपरेट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरफेस। ये लाइन इंटरफेस कहलाती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर भी इसको मैं इंटरफेस लिख रहा हूं। पूरी नेमिंग आइए कर देते हैं। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आप लोगों को क्लियरली दिख ही रहा है ना। ये जो लाइट रे आती है इस लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट लाइट। प्यारे बच्चों दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, और ये जो लाइट रे चली गई है दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो एक हो गई इंसिडेंट लाइट रे, बिल्कुल ऐसा ही ये भी है इंसिडेंट लाइट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्लियर है? तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो प्यारे बच्चों नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, डेंसर से रेयरर जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं। अब केस 1 देखिए, यहां पर इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझाया जा रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर जाएगी तो मैं आपको बता चुका हूं, ये लाइन बोलो इंटरफेस कहलाता है। दिस लाइन इज नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इंटरफेस के प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इस तरीके की लाइन, ये लाइन आपकी नॉर्मल लाइन कहलाती है। इंटरफेस कोई भी ऐसा प्लेन होता है जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। तो एक तरफ अगर हम लोगों ने एग्जांपल में एयर लिया है तो दूसरी तरफ हम लोगों ने वाटर लिया था, या ग्लास भी आप यहां पर लिख सकते हैं। एयर आपका रेयरर मीडियम है जबकि वाटर इसके कंपैरिजन में प्यारे बच्चों डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे इस तरीके से आई और जाना था ऐसे, लेकिन लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया है। क्लियर? सिमिलरली अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है प्यारे बच्चों,
मान लो इधर डेंसर मीडियम है जैसा कि था और इधर रेयरर मीडियम है। ये लाइट रे सॉरी ये जो लाइन है ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, ठीक। ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है। इस बार लाइट रे मान लो इधर से जा रही है ना भाई, डेंसर से रेयरर ले जाना है ना। डेंसर अगर ऊपर था तो फिर ऊपर से आ रही थी, क्लियर। अगर डेंसर नीचे है तो नीचे से लाइट रे आ रही है। अब लाइट रे का देखो नेचर ये है कि इसको जाना था इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, ठीक, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। नाउ द केस ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। आइए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लोग एक ग्लास का इस तरीके का प्यारे बच्चों एक ग्लास प्लेट अगर हम लोग कंसीडर करें जिसका ये थिकनेस T के बराबर है, ये ग्लास का है मटेरियल, इधर की तरफ एयर है और नीचे भी प्यारे बच्चों एयर है। अब अगर लाइट रे हम लोग मान लीजिए एयर से ग्लास में ला रहे हैं तो ये हम लोग ने एक नॉर्मल बनाया है और बिल्कुल सेम इसी के जैसा हम लोग एक यहां पर नॉर्मल बना रहे हैं, ठीक। ये नॉर्मल है, सिंपल सी एक लाइन है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब देखिए देखिए होगा क्या, एक लाइट रे हम लोग ऐसे लेकर के आए हैं, ये लाइट रे हम लोग लेकर आए हैं, ठीक। इसको मैं एक कलर दे दे रहा हूं, ये येलो कलर की मान लो ये लाइट रे आई है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये लाइट रे प्यारे बच्चों बोलो एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो ये ऑब्वियस है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे देखिए कुछ इस तरीके से बेंड कर गई, लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड कर गई, ठीक। लाइट रे कुछ बेंड कर गई, हालांकि काफी कम बेंड दिखा रहा है। चलिए इसको ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको बेंड करके यहां पे हम लोग रखते हैं, ये देखिए अब ये थोड़ा सा बेंडिंग शो हो रहा है, ठीक। ये लाइट रे हम लोग ने इस तरीके से बेंड करा दिया, ठीक। समझिएगा समझिएगा। अब इस पॉइंट पर जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट पर हम लोग ये देखिए हम लोगों ने यहां पे सेट कर दिया नॉर्मल। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक। लाइट रे जो ये लाइट रे था, इस लाइट रे को जाना था एकदम स्ट्रेट, है ना। ये जो लाइट रे था इसको ऐसे जाना था बेटा, इस वाले लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे, यस, ऐसे लाइट रे को जाना था इस तरीके से। लेकिन ये लाइट रे इस तरीके से चली गई, ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रे चली गई व्हाइट कलर से, ठीक। जाना था ऐसे लेकिन लाइट रे ऐसे चली गई, क्यों? क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रही थी, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल आई है प्यारे बच्चों और ये हमारा एंगल आर हो गया। अब ये लाइट रे आई है, ठीक। अब जैसे ही लाइट रे यहां पर इस पॉइंट पर पहुंची है, अगेन दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर लाइट रे अब ग्लास से एयर में जाने वाली है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने वाली है। तो ये आपका रेयरर मीडियम हुआ, ये आपका डेंसर हुआ, अगेन दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम। डेंसर से अगर रेयरर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कुछ इस तरीके से ये लाइट रे आपकी चली जाएगी। जबकि इस लाइट रे को देखो जाना कैसे था, इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था, है ना, ऐसे जाना था। लेकिन मैं ये लाइन नहीं बना रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। इस लाइट रे को बच्चों जाना था ऐसे, बट इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये एंगल I1 मान लो, इसको R1 मान लो, दिस इज एंगल वी कैन से I2 एंड दिस इज एंगल R2 बच्चों, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेटा ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक, पहले नॉर्मल से की तरफ बेंड हुई और फिर नॉर्मल से अवे बेंड हुई। फाइनली अगर आप ध्यान से देखो
तो ये रे और ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो डॉटेड डायरेक्शन हम लोगों ने शो किया था, क्या ये दोनों हम लोग को पैरेलल दिखाई पड़ रहा है ना? पैरेलल दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों। और पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे आपका इंसिडेंट रे है। दिस लाइट रे इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है बच्चों। ये वाला जो रे है, ये आपका जो अंदर से पास हुआ है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला, ठीक। ये वाला जो रे है, ये वाला, दिस इज इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे। और ये जो डॉटेड लाइन प्यारे बच्चों हमने बनाई है, ये डॉटेड लाइन हमें इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो बेटा यहां पर ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था और इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल है। दैट मींस वी कैन राइट हियर व्हाट, इमर्जेंट रे इज पैरेलल, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये इमर्जेंट रे जो है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल है, बट लेटरली शिफ्टेड। पैरेलल तो है प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ आप चेक करो शिफ्ट हो गई। जाना था लाइट रे को ऐसे, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है ना। कितना शिफ्ट हो गई है, अगर इसकी बात कोई आपसे करे कितना शिफ्ट है, तो देखो ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये शिफ्ट कर गई है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। प्यारे बच्चों, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। तो लाइट रे एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में गई, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट हो गया है। तो उसी चीज को हम लोगों ने वहां लिखा है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे बट इट इज लेटरली शिफ्टेड। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। द केस ऑफ द लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ग्लास प्लेट। अगर मान लीजिए लाइट रे ऐसे परपेंडिकुलरली इसके ऊपर गिरती, लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली गिरेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो कितना होगा, दैट विल बी 90। ठीक, तो ये एंगल 90 है। हालांकि मैंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन प्यारे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में जरा सोचो कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर लाइट रे इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो अलोंग नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल के अलोंग अगर ये लाइट रे आएगा बेटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो यहां पे रिफ्रैक्शन का एंगल भी 0 होगा, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो लाइट रे एकदम स्ट्रेट मूव कर जाएगी। दैट मीन्स देयर विल बी no refraction in this case, there will be no refraction in this case, as the light ray does not experience any change or deviation in its path।
लाइट रे के पाथ में कोई डेविएशन यहां पर नहीं हुआ। क्लियर है? सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस एज द लाइट रे डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज और डेविएशन इन इट्स पाथ। उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, एकदम सीधे लाइट रे चलती चली जाएगी। स्पीड में भी वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। बोलो भाई कैसा है? फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों, स्पीड पर फर्क पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लाइट रे जब एयर में रही होगी तब उसकी अपनी स्पीड कुछ va के बराबर, जैसे ही लाइट रे ग्लास में आएगी उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, फिर से जब वो एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड वापस से va हो जाएगी। स्पीड चेंज हुआ है बच्चों लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें और कहां कहां देखने को मिलता है। A stick partly immersed in water appears to be bent at the water surface। कह रहे हैं अगर आप इस बच्चे को ऑब्जर्व करो, इसने एक कोई स्टिक है, कोई डंडा है और उसको उसने पानी में डाल रखा है, किसी तालाब में उसने उसको डाल रखा है। यहां पर आप चेक करिए जो स्टिक है वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां से देखो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ स्टिक दिखाई पड़ रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप लोग, है ना? ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये वही पॉइंट है जहां पर स्टिक उस तालाब में एंटर कर रही है ना? अब यहां पर देखो, ये एक पेंसिल पड़ी हुई है किसी एक ग्लास में या बीकर में, आप समझ लो, और इस पॉइंट पर आप चेक करिए, ये आपको कुछ शिफ्टेड दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबका कारण यहां पर एक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला देखिए एग्जांपल, इसी चीज को यहां पे रे डायग्राम में एक्सप्लेन किया। प्यारे बच्चों अगर हम लोग स्टिक की बात करें, देखो ये स्टिक है, ठीक? स्टिक का सबसे नीचे वाला पॉइंट देखो, हमारी आईज का नेचर क्या है? आईज का नेचर ये है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे आपकी आंख में आई तभी वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप मेरे पैर को अभी फिलहाल मान लो आप देखना चाहते हो अगर, तो मेरे पैर से जो लाइट रेज निकल रही होंगी वो आपकी आंख तक पहुंचनी चाहिए। अगर वो पहुंच पा रही है तो आप मेरे पैर देख पा रहे होंगे, अदरवाइज आप उसको देख नहीं सकते, है ना? बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई तभी पड़ता है जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज आपकी आंख में पहुंचे। अब आप सोचो, अगर मुझे इस O पॉइंट को देखना है तो O पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज आंख तक पहुंचनी चाहिए, है ना? देखो O पॉइंट से हमने 2 रेज निकाली, यहां पर पहुंचा। अब क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट बाद चेक करो, C और D पॉइंट के जस्ट बाद मीडियम चेंज होने वाला है। अभी तक वाटर था, अब ऊपर एयर है, ठीक? डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे जा रहा है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाता है प्यारे बच्चों, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको जाना था ऐसा लेकिन ये नॉर्मल से दूर गया। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट रे को जाना था ऐसा लेकिन नॉर्मल से दूर गया। और ये जो लाइट रेज गई है आईज में, ठीक? अब क्योंकि लाइट रे इस डायरेक्शन में आप में गई है तो आपको, अब देखो इधर की तरफ तो लाइट रे मिलेगी नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे। ये देखो यहां पर वो लाइट रेज मिल गई। इसका मतलब जो पॉइंट नीचे था वो आपको थोड़ा ऊपर प्यारे बच्चों दिखाई पड़ेगा, ठीक? और ये जो शिफ्ट हो गया नीचे से ऊपर की तरफ, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो शिफ्ट हो गया, इस शिफ्ट को कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट। प्यारे बच्चों इस शिफ्ट को क्या कहा जाता है? नॉर्मल शिफ्ट। दैट इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। जब आप लोग क्लास 12th में आएंगे तो हम लोग इसके डेरिवेशन को भी करेंगे। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है मैं वो भी आपको वहां पर बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि O से लेकर A तक का ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसका मतलब ये वाला जो छड़ है, ये वाला जो स्टिक है, रॉड है, ये जो O पॉइंट है आई पे दिखेगा तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना? है एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है, ऐसा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। An object placed under water appears to be raised। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में सबसे नीचे यहां कहीं पर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, ऐसे आईज में जाएगी, और जब पीछे बढ़ाओगे यहां कहीं पर वो कॉइन हमको दिखाई पड़ेगा। तो कॉइन है यहां पर, लेकिन हमको दिख रहा है प्यारे बच्चों यहां पर,
ठीक, तो ये रियल पोजीशन ऑफ कॉइन है और ये एपरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन है ना, ये ऑब्जेक्ट है और वो उसकी इमेज है। तो आपको जो नीचे रखा कॉइन था वो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो ये जो शिफ्टिंग हुई, अगेन दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो मैंने आपको लेटरल शिफ्ट भी बताया ग्लास प्लेट में, और प्यारे बच्चों नॉर्मल शिफ्ट यहां देखने को मिल रहा है, तो जो कॉइन नीचे होगा वो थोड़ा ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। अब आइए यहां पढ़ते हैं, व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट a virtual image of the coin is formed nearer to the water surface। मतलब ये जो कॉइन है इसका एक वर्चुअल इमेज सरफेस के क्लोज बनेगा, ठीक। एंड सिंस द वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन which we see is nearer to the water surface, so coin appears to rise on adding water in the basin। मतलब अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये कॉइन आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला बेटा ये है, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। मतलब वहां पर भी वही वाली बात है। आइए मैं इसको एक बार पूरा बना करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा, है ना। आइए आइए भाई समझा देते हैं आपको। देखो भाई, देखो मान लो ये एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, ठीक, पूरे में वाटर भरा हुआ है, इस तरीके से वाटर भरा है, ठीक। अगर इसके इस बेस को हमें देखना है तो बोलो बेस से निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में जानी चाहिए, तो हमने बेस से 2 लाइट रेज निकाला और ये दोनों लाइट रेज को प्यारे बच्चों हम लोग आइस की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब इधर की तरफ वाटर है तो ये डेंसर मीडियम हुआ, इधर की तरफ एयर है इसलिए प्यारे बच्चों वो रेयरर मीडियम हुआ। सोचो बेटा, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी? तो लाइट रे विल बेंड लाइक दिस। जाना था लाइट रे को ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल ये था, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहां पर भी ऑब्जर्व करूं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहां पर भी ऑब्जर्व करूं तो सेम काम बच्चों यहां भी होगा। ये नॉर्मल हो गया, लाइट रे को डेंसर से रेयरर जाना था ऐसे, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, ठीक। अब अगर आप इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो देखो यहां पर दिखाई पड़ेगा, ये इसका रियल डेप्थ था ओ पॉइंट पर और उसकी इमेज बच्चों कहां बनी है? ऊपर बनी है ना। तो अगर स्विमिंग पूल इतनी गहराई का है तो आपको सिर्फ इतनी ही गहराई दिखाई पड़ेगी, तो ये डेप्थ इसकी कहलाती है एपरेंट डेप्थ और ये पूरी डेप्थ इसकी कहलाती है रियल डेप्थ। दिस इज रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है बच्चों, और ये जो डेप्थ है दैट इज नोन एज एपरेंट डेप्थ। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो ये हो गया रियल डेप्थ और ये जो हाइट है ये हो गया आपका एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेम वही डायग्राम आपको यहां पर शो किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, आइए पहले इन क्वेश्चंस को कर लें फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम अलोंग नॉर्मल टू द बाउंड्री। अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप ही बताओ, अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी, डेंसर से अगर लाइट रे बच्चों रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आइए अपने ऑप्शन को ढूंढते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। is refracted towards, is refracted away from normal, goes along the boundary, is not refracted। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, a ray of light passes from glass to air, the angle of
रिफ्रैक्शन विल बी। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, कह रहे रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर। अगर लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो भाई डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां एंगल्स की बात कर रहे हैं। चलो देखो, इधर ग्लास है और इधर एयर है, ये इस तरीके से मान लो लाइट रे गया है, एंगल आई है, तो ये ऑब्वियस है नॉर्मल से दूर जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, है ना। ये एंगल आई है और वो एंगल आर होगा, क्योंकि डेंसर से रेयरर लाइट रे जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। क्लियर। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे हैं इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। चेक कर लीजिए। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी पार्ट। तो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा सही है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर, यानी एयर से लाइट रे जा रही है वाटर में, तो रेयरर से लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आइए देखते हैं। अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये देख लीजिए, मान लो इधर की तरफ रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, लाइट रे ऐसे गया, ठीक, जाना था ऐसे, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल आई है बेटा, ये एंगल आर है, ऐसे में एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। अब आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू या ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो वो छोटा होगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हुआ हमारा, बी पार्ट। सो अगेन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, लाइट की स्पीड एयर में होती है ना 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास एंटर्स इनटू वाटर ऑब्लिकली, यानी कि लाइट रे प्यारे बच्चों ग्लास से वाटर में जा रही है। इधर ग्लास था, इधर वाटर है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर जाती है तो बोलो नॉर्मल से अवे जाती है, जाना था ऐसे लेकिन दूर चली जाएगी। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब आइए देखते हैं। इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉट रिफ्रैक्टेड, इट गोज अलोंग नॉर्मल, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यस, करेक्ट आंसर इज डी। अगर वो ग्लास से वाटर में जा रही है बच्चों तो डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसलिए डी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर falls at right angle to the boundary of parallel sided glass block the ray of light। देखो आपसे कह रहे हैं एक ग्लास का ब्लॉक है और रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में आ रहा है, वो भी इसकी बाउंड्री के परपेंडिकुलर आ रहा है, लाइक दिस। परपेंडिकुलर आएगा बेटा तो एकदम सीधे चला जाएगा, इसमें कोई रिफ्रैक्शन भाई साहब होने वाला नहीं है। तो देखो, is refracted towards normal, away from normal, does not refracted, is refracted along the same path। इसका मतलब यहां पर कोई रिफ्रैक्शन भाई साहब नहीं होगा। क्लियर है, लाइट एकदम सीधे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही ग्लास प्लेट वाला केस में करवा भी चुका हूं आपको, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, अ रे ऑफ लाइट passes from medium x to another medium y, no refraction of light occurs if ray of light hits the boundary of medium y at an angle of। देखो एक मीडियम x है और एक मीडियम y है, कह रहे हैं रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम x टू y, x से y में लाइट रे जा रहा है बच्चों, ये नॉर्मल है, ऐसे लाइट रे मान लो जा रहा है, कह रहे हैं नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। अगर रिफ्रैक्शन नहीं कराना है इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे ऐसे जा रहा होगा, है ना। जब ऐसे जाएगा तभी तो वो सीधे सीधे चला जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो आपसे कह रहे हैं
If the ray of light hits the boundary of medium, कह रहे हैं no refraction of the light occurs if the ray of light hits बाउंड्री ऑफ द मीडियम y, तो बाउंड्री पर ये कितने एंगल पर बेटा हिट करेगा? 90 डिग्री पर। बाउंड्री के साथ एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछते तब एंगल कितना था? 0 डिग्री। क्लियर? लेकिन यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछा है, यहां पर आपसे बाउंड्री के साथ एंगल पूछा है, और बाउंड्री के साथ बेटा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये जो लाइन है इसी को इंटरफेस कहते हैं, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं। तो बाउंड्री के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स if angle of incidence be 72 degree, angle of refraction be 40 degree, calculate the refractive index of the substance X। देखो प्यारे बच्चों, लाइट रे एयर से किसी सब्सटेंस X में जा रही है, ठीक। एयर ऑब्वियस है रेयरर होगा, और ये मीडियम जो भी होगा एयर के कंपैरिजन में तो सभी डेंसर होते हैं, है ना। वैक्यूम को छोड़कर एयर के कंपैरिजन में सभी क्या होते हैं? डेंसर होते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमसे कह रहे हैं 72 डिग्री है, दिस एंगल इज 72 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों बता रहे हैं 40 डिग्री है। अब 40 कैसे हुआ होगा? रेयरर से डेंसर जाएगा तभी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और तभी तो ये एंगल 72 से छोटा आएगा, तो ये एंगल हो गया 40 डिग्री। कह रहे कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। बच्चों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए मान लेते हैं, जो कि 1 के बराबर होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हमेशा याद रखना। और एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन एक्स, ठीक। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, हेंस बाई स्नेल्स लॉ, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और रिफ्रैक्शन का प्यारे बच्चों लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, सेकेंड मीडियम एक्स, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो दैट विल बिकम साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री is equal to refractive index of x divided by refractive index of air। sin 72 क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 0.951, sin 40 प्यारे बच्चों पता है 0.642, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, है ना। आइए इसको हम लोग जैसे ही डिवाइड करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? पॉइंट, यानी कि 951 अपॉन 642, तो 951 अपॉन, जस्ट अ मिनट, 951 अपॉन 642, 951 अपॉन 642 कितना आया? 1.48। चेक कर लेते हैं एक बार, 941 642, हाँ ये कितना आया था हमारा? 1.48 बच्चों। सो दैट nx विल बी 1.48। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया x का कितना? 1.48। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। Light enters from air into glass plate having refractive index 1.50. What is the speed of the light in glass? तो आइए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले डेफिनेशन बता देते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इस सिंबल से लिखो म्यू से, चाहे n से रिप्रेजेंट करो। प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, म्यू इज इक्वल टू c बाई v होता है फॉर्मूला।
स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीडियम में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, ये हमसे पूछ रहे हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता है 1.5। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, एयर से अगर लाइट रे वाटर में जाती है तो आप भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालोगे डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालोगे, है ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा जिस मीडियम में लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं, जिधर से जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखते हैं। या समझ लो जिधर जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट साइड में और जिधर से जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट साइड में, ऐसे लिखते हैं। और ये वैल्यू हम लोग को पता है 1.33 के बराबर। What will be the refractive index of the light going from water to air? कह रहे हैं अगर हम वाटर से एयर में ले जाना चाहें तब क्या होगा? बताओ, वाटर से एयर ले जाना है तब क्या होगा? भाई एयर से जब वाटर गए थे तो पहले वाटर का रखा था डिवाइडेड बाई एयर का। इस बार बच्चों पहले एयर का रखेंगे डिवाइडेड बाई वाटर का रखेंगे, या इस सिंबल में लिखो तो पहले एयर का लिखेंगे और लेफ्ट में वाटर का लिखेंगे। आप खुद सोचो, अगर NW अपॉन NA इतने के बराबर है तो NA अपॉन NW इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी 1 अपॉन 1.33। 1.33 आपका 4/3 है तो ये प्यारे बच्चों बन जाएगा 3/4 यानी कि 0.75। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33। इन विच ऑफ दीज मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्यारे बच्चों C/V के बराबर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। n बढ़ाओगे तो v घट जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं हमको फास्टेस्ट स्पीड चाहिए। अगर फास्टेस्ट स्पीड चाहिए तो v बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो, चेक करो 1.44, 1.47, 1.33। इसका मतलब प्यारे बच्चों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है, इसलिए वाटर में ही लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब आप यहां लिखेंगे एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, as refractive index of water is least, hence speed of light is greatest in, hence speed of light is greatest in water। वाटर में लाइट की स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द फोर सब्सटेंस PQRS are 1.50, 1.36, 1.77, 1.31। स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम। अगर स्पीड मैक्सिमम होना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। और प्यारे बच्चों मिनिमम किस में है? 1.31। 1.31 है S का, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया D ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द फोर मटेरियल्स आर दिस: व्हेन द लाइट रे passes from air to these materials they refract maximum।
अगर रिफ्रैक्शन मैक्सिमम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम किसका है? सी का। मैक्सिमम किसका है? सी का। अगर वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कर रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर सी का है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2, then refractive index of the light going from glass to air। देखो एयर से ग्लास का 3/2 है, तो ग्लास से एयर का प्यारे बच्चों 2/3 होगा। 2/3 डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन 4/6 दिया है प्यारे बच्चों। 4/6 दिया है, इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, समझ में आए होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट करके सब लोग जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ओवरऑल सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। लेक्चर अगर फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा उसको स्पीड स्लो कर लीजिए, आराम से स्लो करके आप लोग एक बार फिर से देखिए। स्लो लग रहा हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, बढ़ा करके देखिए। आजकल यूट्यूब पर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।